कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर चलने वाले। कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर चलने वाले। क्या पता, अरे तुझे क्या पता, मंजिल ने भी तेरी हौसले का ही बहाना लिया हो। अरे मंजिल ने भी तेरी हौसले का ही बहाना लिया हो। तो आप जब एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं मेरे प्यारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जब जो है एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। तो आप लोग सपना नहीं देखिए, आप लोग सपना के जगह पर एम को देखिए और उसको हासिल कीजिए कि हमें एग्ज़ाम में टॉप करना है। और सिर्फ सपना नहीं देखिए बल्कि पढ़ाई भी कीजिए बैठकर, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो है फ्रेंड, जय हिंद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बिहार बोर्ड का जो है अपना सेशन को। और आज हम लोग का सेशन है 2011 का। हम लोगों ने जैसे कि कल किया है, अगर आपने 2011 का जो है वो नहीं देखा है सेशन 2011 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस का क्लास 10th, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे मतलब कि मैं आपको एक सलाह ही दे सकता हूँ कि आप जाके उसको देख लें, क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको पता लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप 2011 का जो है वो देख के आएंगे, जो कि मैंने कल करा रखा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ सबसे पहले जाके 2011 का देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो। फिर उसके बाद आज हम लोग जब 2012 का क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं, सलाह करने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन था और कैसे उसका आंसर लिखना है, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे 2011 का कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहीं पर आई बटन पे जो है मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आपके सामने आया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके लिए हम लोग इतना कर रहे हैं, तो आप लोग अपने तरफ से एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिए अगर नए हैं तो स्टार्ट करते हैं अपना। और बाकी अलग से हम लोग सीबीएसई का भी जो है हम लोग क्लास लेते हैं, ये आपको पता है। तो सीबीएसई के अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप बता सकते हैं कि एडुफेस्ट चैनल पे जो है मुकाम छेड़ा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये मैं हूँ और ये मेरा जैकेट और ये मेरा चश्मा और ये हमारा भारत माँ का प्यारा सा फ्लैग झंडा, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। सच्ची बात ये है कि अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, यानी तब आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपको फेलियर को अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ 2012 का हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन पेपर। तो अपना कमर कस के बैठ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। लगभग 1.5 घंटे का क्लास होगा, जैसे कि कल हम लोगों ने किया था 2011 का, उसी तरह से 2012 का हम लोग करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और अपना जंग को छेड़ते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको जो है एक बहुत मज़ेदार जो है एक आपको शायरी सुनाया, आप बताएंगे कैसा लगा आपको। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, यानी रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी मानते हैं। यानी नेम 2 एनर्जी सोर्स विच यू कंसीडर एज रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल किसको कहते हैं फ्रेंड, तो याद रखिएगा, रिन्यूएबल का मतलब है कि हम उसको दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं, दोबारा से उस एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। उस तरह की एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, यानी कि दोबारा से, ये राइटिंग यहाँ नहीं बैठ रहा है क्यों, दोबारा से जनरेट। ओहो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई साहब, एक पीछे जाते हैं, फिर से जनरेट करें।
जो एनर्जी दोबारा से जनरेट हो उसी को कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपसे दो एनर्जी का नाम पूछा है ऐसा जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, तो चलिए बता देते हैं भाई कौन सा वो दो एनर्जी है, उससे ज़्यादा ही बता दे क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपना सबसे पहला यहाँ पे आ गया आपका आंसर, जैसे आपका वायु है ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा है, सागरीय ऊर्जा है, ये सारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। क्यों आते हैं भाई? क्योंकि इनका प्रयोग तब तक किया जा सकता है जब तक हमारा सौर परिवार यानी सौर मंडल जो है कि समान परिस्थितियाँ बनी रहेंगी, यानी नॉर्मल में सब चीज़ रहेगा, तब तक हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। इसीलिए विंड एनर्जी और आपका जो पवन एनर्जी है, वायु एनर्जी है, ओशियन एनर्जी है, ये सारे आपके जो है कौन से एनर्जी होते हैं? तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। ये इसका पहला आंसर आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको जो है हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी ओजोन लेयर जो आपका है वायुमंडल में वो आपका क्या है सबसे पहले, एंड हाउ डज इट इफेक्ट्स एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को यानी कि जो आपका परितंत्र जो है उस चीज़ को जो है वो कैसे प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है, ये आपको वहाँ पे बताना है। तो काफ़ी इजी जी क्वेश्चन 2012 में भी जो है वो पूछा गया है आपसे, देख सकते हैं मैंने तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ही उठा के ला दिया है, ठीक है। सो उत्तर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप उत्तर जो है लिखेंगे कि जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी ओजोन का वायुमंडल के ऊपरी स्तर में एक आवरण है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत क्या है, हानिकारक किरण है, रोशनी है। यह त्वचा कैंसर भी करती है, कैंसर यहाँ लिखा है, त्वचा कैंसर, ठीक है। त्वचा पे यानी कि स्किन कैंसर भी जो है, ये जो रोशनी है आपका पैराबैंगनी कलर का जो रोशनी सन से निकल के आता है वो स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर भी जो है रोग को उत्पन्न करता है अगर डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ जाए तो, ठीक है। इसीलिए जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन है वो उस रोशनी को जो है वो पृथ्वी पे आने से रोकता है और हमें सुरक्षित करके रखता है। तो वही है आपका ओजोन लेयर। अगर मैं इसको इंग्लिश मीनिंग में पढ़ूँ तो ओजोन क्या है, ओजोन कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 एटम से बनता है। ओजोन का जो है आपका फार्मूला क्या होगा, तो O3 होता है, ये याद रखिएगा। ओजोन लेयर का मतलब होता है O3, अगर शॉर्ट में अगर उसका फार्मूला पूछे तो O3। तो ओजोन जो है वो किसका कंपोज से बनता है, तो 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है। हैज़ ए कवर्ड इन अपर लेयर, अपर लेयर में जो है वो कवर्ड रहता है, एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी भाग में रहता है और वो अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो सन से निकल के आता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल एक रे है, काफ़ी प्रकाश है जो कि लिविंग बींग्स को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाता है और स्किन पर कैंसर का बहुत बड़ा रोग को जो है वो उत्पन्न करता है। तो ये आपका ये आपका दूसरा क्वेश्चन का जो है वो आंसर आपका बन जाएगा। कैसा लगा इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा है ये क्लास तो यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने 2-3 दोस्तों में तो शेयर ही करो, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ता है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। स्टार्ट क्या करें, स्टार्ट तो पहले ही हो गया है स्टार्ट तो पहले ही हो गया है। अरे हमने जंग छेड़ा है इस मुकाम पर कि आपका सब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बस आप लोग हमारा साथ देते रहिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण मित्र बनाने के लिए यानी कि जो आपका इको फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, इको फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से हमको इको फ्रेंडली होना हो तो
आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं, यानी अपने जो डेली लाइफ में जो आपका आदत है, ये चीज़ करना, वो चीज़ करना, उठकर सुबह सुबह सोने से पहले ये चीज़ करना, वो चीज़ करना, तो उसमें आप क्या ऐसा परिवर्तन, क्या ऐसा चेंज लाएंगे कि आप जो है अपने इकोसिस्टम, जो अगल बगल में जो पर्यावरण है, ठीक है, यानी जो पर्यावरण है उसको, यानी कि इन्वायरमेंट को चेंज लाने का किस तरह से अपनी आदतों में चेंज करके कर सकते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है। यानी व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बी इको फ्रेंडली। सो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर काफ़ी आसान है, हम लोग भाई करेंगे और काफ़ी आसानी से इसको भी ख़त्म करेंगे। सो इजीली आप इसको लिख सकते हैं 2 3 5 स्टेप में। जैसे पहला आप क्या लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं बाय यूजिंग स्मोकलेस व्हीकल्स। ऐसा हम गाड़ी छकड़ा यूज़ करें जिसमें धुआं जो है वो काफ़ी कम निकले बट काफ़ी कम मात्रा में निकले। अब ऐसा नहीं कि ऐसा गाड़ी यूज़ करें यार खाली धुआं दे रहा है, जितना चल नहीं रहा है उतना धुआं ही पीछे दे रहा है कि पीछे वाले जितने भी हमारे जो यात्रीगण हैं जो बैठे हुए हैं, चाहे पीछे जो आपके गाड़ी है वो सारा ब्लैक ही हो जाए, उनका चेहरा ही ब्लैक हो जाए, इतना भी धुआं ना दे। धुआं दे बट हल्का सा दे, या फिर स्मोकलेस बाइक ले लें, जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल बाइक्स जो है वो आ रही हैं, ठीक है, तो आप उस तरह का चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है नॉट टू यूज़ पॉलीथीन। जो पॉलीथीन जो है बैन हुआ है बस इसी कारण से हुआ है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको सुरक्षित बना के रखा जाए। तो आप दूसरा में लिख सकते हैं कि हम लोग जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उसको नहीं यूज़ करें। एंड देन थर्ड है बाय प्रोमोटिंग वाटर कंजर्वेशन। जो वाटर कंजर्वेशन उसको प्रमोट करें, उसको हम लोग जो है एक तरह से बोले तो हौसला दे प्रमोट करने का, आगे बढ़ने का वाटर कंजर्वेशन को। एंड आपका जो फोर्थ है वो है बैनिंग डिफोरेस्टेशन। जो जितने भी पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में काटे जाते हैं किसी जगह पर, उस चीज़ को बैन किया जाए। हरा भरा पेड़ जो काटा जाता है, जो एकदम हरा भरा है, जो बेचारा एकदम स्वच्छ है, जो एकदम जो है आपका उसमें कोई रोग नहीं है, उस पेड़ को काट दिया जाता है, जिसके कारण बहुत मात्रा में काटा जाता है, जिसके कारण कि इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है। उस चीज़ को हमें बैन करना चाहिए। और फिफ्थ है प्लांटेशन, यानी हमें ज़्यादा मात्रा में जो है प्लांटेशन यानी कि पौधे लगाना चाहिए। ये आप इस तरह का जो है अपने आदत को जो है सुधारेंगे तो यकीन के साथ मानिए आप इको फ्रेंडली हो जाएंगे अपने इन्वायरमेंट से, अपने पर्यावरण से, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाइयों, मेरे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, टुन, ये बढ़िया से हम लोग केबीसी कर लिए केबीसी। सो फोर्थ क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत सहित कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन पे भाई मार्क डाल रहा हूँ इस बार मैं इस क्वेश्चन पे वो जो है वो VVI लगा रहा हूँ, VVI। अब VVI क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं इस पर जो है मार्क कर रहा हूँ। इस बार आने का इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो चांस बन रहा है। अगर मुझसे पूछिए कितना चांस बन रहा है तो 70 to 75% चांस जो है वो बन रहा है इस बार इस क्वेश्चन को आने का। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर विथ ए पिक्चर के साथ। सो ये क्वेश्चन को आप पक्का ध्यान से समझ लीजिए क्या है कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका क्या पूछा है, वर्किंग प्रिंसिपल पूरा पूछा है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, यानी सिद्धांत। आप कैसे अपने एग्जाम में दर्शाएंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इस पर सिद्धांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिद्धांत। तो सिद्धांत में आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब ये भाई क्या है, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस चीज़ पर काम करता है, तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रिक द्वारा जो मैग्नेट बनाया जाता है
उस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैं इसका चित्र भी लाया हूँ, पिक्चर भी लाया हूँ, मैं उसको पिक्चर के जरिए आपको पूरा क्लियर करा के जाऊँगा। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन है आप सॉरी उसके बाद क्या है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी अब इसका काम क्या है, तो ये जो है कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि जो आपका आंतरिक ऊर्जा है को मतलब कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल है। अब उसके बाद हम लोग उसका पढ़ेंगे निर्माण, ठीक है। अब हम उसके बाद उसका निर्माण पढ़ेंगे। प्रिंसिपल उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाइयों? कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। सो निर्माण सबसे पहले जो है हम लोग इसका पढ़ेंगे। ये क्या हो गया? सो निर्माण जो है हम लोग इसका सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निर्माण। ये चल क्यों नहीं रहा? अच्छा ऊपर ज़्यादा हो गया। निर्माण सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या है? एक लूप ABCD को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। अब ये ABCD लूप का मतलब क्या होता है? एक लूप बना हुआ हो। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ लूप का मतलब क्या है। लूप का मतलब मेरा भाइयों बहनों ये है कि एक आपका इस तरह से कोई सर्कल बन गया है, कुछ ना कुछ घेर के, चारों तरफ से कुछ घेर के एक लूप बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, या फिर किसी भी तरह का यानी ऐसा एक आपका क्लोज शेप का कुछ भी बना दिया गया है, उसी को हम लोग लूप बोलते हैं। यानी चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए, उसी चीज़ को हम लोग लूप बोलते हैं। सो एक लूप ABCD को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप बनाया जाता है ABCD और उसको घुमाया जाता है। यानी मैं चित्र में आपको दिखाऊं तो चित्र देखिए, इतना बड़ा इसका आंसर है। इंग्लिश में है साथ साथ में तो बड़ा लग रहा है, बाकी छोटा इसका आंसर है। जैसे ये देखिए, ये आपका चित्र आपके सामने है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्या, एक लूप यानी ABCD ABCD, ये देखिए एक लूप बन रहा है। ये देखिए ये एक ऐसे लूप बन रहा है ना। और इसके बगल में चुंबक है, इसके बगल में देखिए तो चुंबक है। ये रहा नॉर्थ पोल का चुंबक और ये रहा आपका साउथ पोल का चुंबक। तो ये दोनों चुंबक के बीच में यानी इसके क्षेत्र में एक प्लेट को या फिर एक वायर बोले इसको घुमाया जा रहा है, राउंड किया जा रहा है, ठीक है। यही वहाँ पर लिखा हुआ था उसके वर्किंग में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है इसके सिरे दो अर्धवर्तकार वलय के जुड़े हुए हैं, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया जा रहा है। उसके बाद इसमें दो जो है अर्धवर्तकार्य वलय के से जोड़ा गया है इसको। यानी कि यहाँ पर देखिए इसको जो है नीचे लाकर देखिए यहाँ पर जोड़ा गया है। इस जगह पे ला के देखिए तो ये यहाँ जोड़ा गया है और इसको यहाँ जोड़ा गया है ना। चलिए सो ये और ये आपका गल्वेनोमीटर यहाँ पे है। G का मतलब होता है गल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए सो वही वहाँ पे लिखना है आपको, जो भी इस चित्र में आप कार्य किए हैं बस उसी चीज़ को आपको वहाँ पे दर्शाना है, समझ गए? उसी चीज़ को बस आपको वहाँ पे दर्शाते चलना है। देन उसके बाद क्या है? उसके बाद भाइयों देखिए क्या है, ये छल्ले एक दूसरे से अछूता रहते हैं और ब्रश X और Y के संपर्क में रहते हुए स्लाइड कर सकते हैं। ब्रश के दोनों सिरों के बीच एक गल्वेनोमीटर भी जुड़ा हुआ रहता है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिगर मैंने आपको बार बार दिखा रहा हूँ, नीचे जा के जितना पढ़ रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखाते चला जा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आके इसको ब्रश से जोड़ा गया है। फिर ये देखिए यहाँ ब्रश है X और Y, ये देखिए यहाँ पर X और Y यहाँ लिखा भी हुआ है इस फिगर में, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो ये देखिए X और Y यहाँ पे ब्रश है, ये रहा गल्वेनोमीटर जो आपका रीडिंग बता रहा है इस तरह से तीर करके। तो ये चीज़ आप वहाँ पे लिख सकते हैं उसके किसमें, कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जो आपने काम किया है उस फिगर में कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। बाकी इंग्लिश में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप देख लीजिए क्या लिखा है कंस्ट्रक्शन में कि ए लूप ऑफ ABCD इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में जो है, यानी कि एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप ABCD बनाया गया है। इट एंड्स आर कनेक्टेड विथ टू सेमी सर्कुलर रिंग्स शो इन द फिगर ऑफ बिलो। दीज रिंग्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड कैन स्लाइड वाइल रिमेनिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रश X और Y
ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ब्रश। ये आपका इसका इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन का दिया हुआ है। एंड देन उसके बाद जब हम लोग जाते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद कार्य यानी वर्किंग पे जाते हैं, अब इसका क्या वर्क होता है, फिर उसके बाद इस जनरेटर का, इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या वर्क होता है, तो वो क्या है अब इसका देख लेते हैं। वर्क यानी कार्य क्या करता है, तो लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घूमने पर भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा भुजा सी डी नीचे की ओर और गति करती है। यानी जब लूप में जो है चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है वो लूप, यानी अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पर फिगर में, तो जब ये लूप जो है चुंबकीय क्षेत्र में घूमना स्टार्ट करता है तो ये जो है आपका यहाँ पे भुजा ए बी जो साइड है वो इसका नीचे की ओर इधर चला जाएगा, और बी जो सी डी है या फिर बी जो डी सी है ये इसका ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, जब घूमना इस तरह से स्टार्ट करेगा, इस तरह से जब लूप स्टार्ट करेगा घूमना, तो इस तरह से घूमना जब स्टार्ट करेगा तो ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो वही उस वर्किंग में आप लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है इस प्रकार लूप से जुड़े हुए चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन होता है और उसमें एक धारा यानी करंट जो है वो उत्पन्न हो जाता है, जनरेट होता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जा सकती है। यानी जो फ्लेमिंग आपका लेफ्ट हैंड रूल है, आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग दाहिने रूल, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, सॉरी क्या है, दाहिने बोला है ना, कहाँ गया, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ, हाँ, तो जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है आप उससे जो है उस करंट का डायरेक्शन को जो है वो निकाल सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ठीक है, आपको वो आता होगा तो ठीक है, नहीं तो अब तो मैं स्क्रीन पे इसको कैसे बताऊं उसका चित्र भी मैंने नहीं लाया है, तो कोई बात नहीं, एक कभी मैं वीडियो के साथ जो आऊँगा तो मैं आपको उसको बता दूंगा। उसके बाद चित्र में पथ से धारा यानी करंट प्रभावित हो रही है BADCD के द्वारा। कौन कौन से द्वारा, BAD है ना, BAG, अच्छा GCD, DC बल्कि BAGDC उसका डायरेक्शन है करंट का। यानी मैं करंट का डायरेक्शन बताऊँ, इसको क्लीन करके अगर मैं इसका करंट का डायरेक्शन बताऊँ तो क्या बना करंट का डायरेक्शन इसका, देखिए तो BA, फिर ऐसे आया करंट, ऐसे आया G में गया, फिर ऐसे आया D में गया और D के बाद C में गया। ये इसका करंट का डायरेक्शन बना, दिख रहा होगा करंट का डायरेक्शन। और ऐसे तीर भी तो बना ही हुआ है, तीर जो है आपको इस तरह से बना हुआ है, ये आपका करंट का यहाँ पे डायरेक्शन दिया है। इस तरह से इसका करंट का जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप निकाल के बना सकते हैं। तो ये आपका करंट का इस तरह से फ्लो इसका डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आप डायग्राम भी देख लिए, इसका वर्किंग भी मैंने जो है आपको बता दिया, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद क्या लिखा है इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। आधे घूमने के बाद रिंग P ब्रश Y के संपर्क में आ जाता है और रिंग Q ब्रश X के संपर्क में आ जाता है। यानी अगर मैं इस फिगर में आपको दिखाऊं तो जब ये आधा घूम जाता है, यानी अब मैं इसको क्लीन करूं सारा चीज़ अब मैं इसको क्लीन करता हूं, तो जब ये आधा जब घूम जाता है तो ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर वो इस X के संपर्क में आ जाता है, इस वाले X के संपर्क में आ जाता है, और ये जो X के संपर्क में वाला जो वायर है वो Y के संपर्क में चल जाता है जब ये चीज़ इधर ऊपर आएगा और ये चीज़ जब इसके नीचे जाएगा तो। ठीक है, तो इस तरह से इसका पूरा होता है वर्किंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके यहाँ इस चीज़ में। ठीक है, संपर्क में जो है वो दोनों का चेंज हो जाता है। इस प्रकार ब्रश X हमेशा ऊपर की ओर जाने वाली साइड के संपर्क में रहता है और ब्रश Y जो है हमेशा नीचे वाली साइड के संपर्क में रहता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिससे करंट एक दिशा में प्रवाहित होता है। इसका कारण ये है कि इससे क्या होता है कि करंट जो है वो हमेशा एक ही दिशा में जो है वो फ्लो करते रहता है। इस करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी DC करंट, DC डायरेक्ट करंट, जो करंट अब जनरेट हो रहा है इस जनरेटर में, उस करंट को हम लोग DC करंट यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। इस प्रकार
के जनरेटर को डीसी जनरेटर कहते हैं। तो इस प्रकार के जनरेटर जो होता है उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कौन सा जनरेटर कहेंगे? डीसी जनरेटर कहते हैं। इसी प्रकार हाफ वलय के स्थान पर यदि पूर्ण वलय का उपयोग किया जाए तो उसे एसी करंट यानी कि अल्टरनेट करंट कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर जनरेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चुंबकीय क्षेत्र में जो ये प्लेट है, ये जो प्लेट है, अगर ये हाफ चक्कर मार रहा है तो वो आपका जनरेटर हो जाएगा डीसी। अगर वो पूरा फुल चक्कर मारेगा, फुल चक्कर पूरा गोल गोल 360 में घूम रहा है, तो फिर वो आपका कौन सा करंट हो जाएगा? तो वो कौन सा करंट जनरेट करेगा? तो वो एसी करंट को जनरेट करेगा, अल्टरनेट करंट को जनरेट करेगा। ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरह से, अब इसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आप इंग्लिश में अगर हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना अच्छा था, इसलिए मैंने इसको 70 से 75% मुझे लग रहा है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ जो है एक बार और पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, या फिर एक और चीज़ याद रखिएगा, एक ग्रुप में हम लोगों ने बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम लोग बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड 2022 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका एक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे भी बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो आपको भेजे जाते हैं, चाहे वो आपका टारगेट का जो भी आपका एमसीक्यू है या फिर जो भी चीज़ है आपका सब्जेक्टिव से क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस पेपर, सारा चीज़ का मटेरियल आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए। उस ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का पूरा हम लोगों ने आंसर ख़त्म कर दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आपका फिगर देख लीजिए एक बार बढ़िया से। मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ, 2-3 मिनट, सॉरी 2-3 मिनट कर रहा हूँ, 15 सेकंड जो है वो रुक जाता हूँ, 2-3 मिनट कौन रुकेगा। सो मज़ा आ रहा है ना यार, मज़ा आ रहा है तो फिर याद क्या दिलाना, प्लीज़ लाइक शेयर करके जाना। ठीक है, तो लाइक शेयर करके यार जाओ, अपने ग्रुप में शेयर करो, पूरे ग्रुप में, अपने जो फेसबुक का जो भी आपका फर्स्ट पेज है वहाँ पे शेयर करो, फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, चारों तरफ शेयर करो, फैला दो इस चैनल को, इस वीडियो को फैला दो। ठीक है, चलो सो आगे देखें। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और ये आपका आ गया फिजिक्स से, रिफ्रैक्शन से। क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हीरे यानी डायमंड का अपवर्तनक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, यानी क्या मतलब है कि हीरे का जो अपवर्तनक है यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। इसका मतलब कहने का क्या है, क्या इसका मतलब बना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42, व्हाट डज सी सेइंग मीनिंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। सो कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप यहाँ पे धड़ाक सी जो है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे उत्तर में भाइयों लिखेंगे, हमें पता है कि हीरे का अपवर्तक सबसे अधिक है। भाई तुम क्या बता रहे हो बिहार बोर्ड वालों, तुम क्या बता रहे हो बिहार बोर्ड के टीचरों, मैं भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मुझे बता रहे हो कि हीरे का जो है अपवर्तनक कितना ज़्यादा होता है। अरे मैं जानता हूँ, मैं उसी चीज़ को इसमें लिख रहा हूँ कि हमें पता है कि हीरे का अपवर्तनक सबसे अधिक होता है। इसलिए बस अब यहाँ से जो है जो सुनना चाहता है बोर्ड, आप यहाँ से लिखेंगे, इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व भी सबसे अधिक होता है। यानी वी नो दैट डायमंड हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेंस इट आल्सो हैज़ द हाईएस्ट पब्लिश्ड डेंसिटी। क्यों भाई, तो इसका फार्मूला भी होता है, मैं आपको फार्मूला भी दिखाऊंगा। क्या है फार्मूला, तो n इज इक्वल टू C/V। साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। क्या, n इज इक्वल टू C/V। C है आपका स्पीड ऑफ लाइट और V है आपका, क्या है V है आपका, जल्दी बता दो क्या है, वेलोसिटी। यस, गुड वेलोसिटी। अरे भाई वॉल्यूम है, ठीक है। तो V है आपका क्या, वॉल्यूम। C/V जो है वो आपका यहाँ पे बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में मीडियन जो है आपका जो भी है उसका स्पीड, V का मतलब होता है।
चलिए, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे n इज इक्वल टू सी बाई वी। उम्मीद है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? फटाक सी बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्या आपको वी नहीं समझ में आया कि वी का मतलब क्या होता है? अरे बोलो भाई, कंफ्यूजन है? आए, आप लोग नहीं बोल रहे हैं क्या? चलो ठीक है। सो n इज इक्वल टू सी बाई वी। सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट, sorry, c is your speed of light in a vacuum and v is your speed of light of other substance। जो भी सब्सटेंस दिया है उसका जो है वो होता है v। और n तो आपको पता ही है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। सो v इज इक्वल टू, यानी जो आपका जो स्पीड ऑफ लाइट जो भी सब्सटेंस का है वो आप यहाँ पे इधर ले लेंगे, n के तरफ इधर चला जाएगा और n आपका नीचे आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू सी बाई n बन जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, या ध्यान से देखिए v इज इक्वल टू, अब बना क्या फॉर्मूला, मैं यहाँ पे ध्यान अच्छा से लिखता हूँ। फॉर्मूला आपका बना क्या, v इज इक्वल टू, यहाँ से बन गया c बाई n। अब n आपका जितना ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, उतना ही जो भी सब्सटेंस का जो आपका क्या है स्पीड है उतना ही कम होगा। बस यही कारण है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज़्यादा है तो उसका जो स्पीड है वो सबसे कम है। उस सब्सटेंस का, यानी डायमंड जो है वो एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का स्पीड क्या है, सबसे कम है। बस इसी फार्मूला के कारण, यही वो फार्मूला है, इसके कारण जो है स्पीड जो है डायमंड का काफ़ी कम हो जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सारे चीज़। भाइयों समझे कि नहीं? चलिए तो स्टार्ट करें आगे। सो यहाँ पे देखिए उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ़ n इज़ द हाईएस्ट देन v इज़ स्मॉलेस्ट। n अगर हाईएस्ट होगा तो v छोटा हो जाएगा। बस यही कारण है कि डायमंड हैज़ लोवेस्ट स्पीड ऑफ द लाइट, इसीलिए डायमंड का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो उम्मीद है इस आंसर को जो है आप समझ गए होंगे उस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो कि आपसे पूछा था। क्या पूछा था कि हीरे का अपवर्तनक जो है 2.42 है, तो इसका कथन का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा था। मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिया काफ़ी डिटेल में। चलिए, तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज भी 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा दिया। छठा क्वेश्चन है साफ चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का। ओहो यार, ये तो जस्ट मैंने कल कराया है, ये तो जस्ट 2011 में ही क्वेश्चन आया हुआ था ये तो 2011 क्वेश्चन देखिए 2012 में आ गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाना चाहिए करके, उसमें से आता है। देखिए 1 साल के अंतर में ही आपका आ गया प्रीवियस ईयर से। 2011 में भी एक क्वेश्चन आया था, 2012 में भी आ गया। नहीं मंजूर है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ है, आई बटन पे जो है आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो साफ चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन कीजिए। कल ही मैंने इसको बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो में। मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ देता हूँ। साफ दृष्टि का मतलब क्या होता है, मायोपिया होता है। सो मायोपिया या फिर अदूर दृष्टि वह दोष है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु पर स्पष्ट रूप से ध्यान देकर देख सकता है। यानी दूर की दृष्टि तो वो आसानी से देख सकता है बिना कोई दिक्कत के, लेकिन वहीं पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होता है। ओहो ओहो, ये क्या हुआ, झूठ कह रहा हूँ। मतलब कि मायोपिया में ये चीज़ होता है, मैं उल्टा भूल गया कि मायोपिया में क्या होता है कि वो क्या करता है कि पास के जो भी चीज़ होते हैं उसको तो वो आसानी से देख लेता है, पास के जो भी चीज़ है उसको तो वो आसानी से देख लेता है। बट वहीं पर अगर दूर का जो भी चीज़ होता है, एक सेकेंड कहाँ गया, पास के रखे हुए कोई भी चीज़ को वो आसानी से देख लेता है। मायोपिया वाला रोग में क्या होता है कि पास के रखे हुए चीज़ को वो आसानी से देख लेता है, बट वहीं पर दूर वाला चीज़ को वो बेचारा नहीं देख पाता है। ठीक है, तो वही होता है मायोपिया में, और वही उसका रोग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आँख अपने नेत्र लेंस को रेटिना पर छवि बनाने के लिए पर्याप्त आराम करने में असमर्थ होती है और अंतिम छवि रेटिना के सामने बन जाती है।
इसे व्यक्ति को दूर की वस्तु की धुंधली छावी दिखाई देती है। यार दूर की इसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है भाई, DSLR से इसको नहीं दिखाई देता है, पूरा इसको HD नहीं दिखाई देता है। और ये इसका यहाँ पे चित्र बना है, दूर से कहीं से रे आ रहा है, बट बनना चाहिए था इस रेटिना पर, यहाँ पे ये रेटिना है, यहाँ बनना चाहिए था इमेज को, तो लेकिन वहाँ नहीं बनकर बन गया कहाँ पर, इस जगह पर, यानी रेटिना से आगे बन गया, इसलिए उसको दूर का चीज़ धुंधला दिखाई देता है। बाकी उसके बाद इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जो लोग हैं इंग्लिश वाले वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। 6th क्वेश्चन कंप्लीट, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन। यार एक बात बताओ, पहले आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर कर दो, ठीक है? तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी यार करो। चलो 7th क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी में, ओहो कहाँ भाग रहे हो भाइयों, समानांतर श्रेणी में संयोजित दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यानी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जो है कनेक्ट है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, इस तरह से ये एक रजिस्टर है, उसके बाद ये एक रजिस्टर है, कनेक्ट हो जा, और ये एक रजिस्टर, इस तरह से ये पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, ये रजिस्टर नंबर 1 2 3, तो इस तरह से ये पैरेलल जो है होता है। तो आपसे यही पूछा है इसका फाइंड करने के लिए, तो चलिए देख लेते हैं भाई कैसे फाइंड करेंगे। ये क्या है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, 2012 का ही है ये। तो आप क्या लिखेंगे, सेलों का समांतरण संयोजन, यानी जो भी आपका बैटरी है उसका समांतरण संयोजन। इस संयोजन में पहला है ब्रह्म परिपथ R से प्रवाहित धारा विभिन्न सेलों में प्रभावित धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है कुल विद्युत वाहक बल, यानी चित्र में विद्युत A तथा विद्युत B के बीच में वही होता है जो किसी एक सेल का होता है। यानी कि जो आपका विद्युत जो है कुल विद्युत बल, यानी पैरेलल में आपका जो है, एक सेकेंड, पैरेलल में जो आपका करंट है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंग्लिश मेरे को दिक्कत होती है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूँगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इन दिस कॉम्बिनेशन, यानी पैरेलल में है, पैरेलल में आपका क्या होता है, जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट R में वो इक्वल होता है सारे सर्किट्स में, सारे सेल में करंट जो है सारे सेल में जो है वो आपका इक्वल होता है, सम ऑफ द करेंट्स ऑफ द सेल। वहीं पर जो आपका जो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, इज़ द सेम ऑफ द सिंगल सेल। सिंगल सेल में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF जो बोलते हैं, EMF जो है वो आपका सेम होता है एक सिंगल सेल में। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। और इन दिस कॉम्बिनेशन टोटल EMF जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो E डैश इज इक्वल टू E हो जाता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसके बाद आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो लो हिंदी यार पढ़ देते हैं। कुल विद्युत वाहक बल जो है वो आपका सेम होता है एक सेल में, यानी जो EMF जो होता है वो पूरा जो है सेल में सेम होता है। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो समानांतर क्रम में यानी पैरेलल में जो है वो जुड़े जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ पे 3 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे इस संयोजन में बिंदु A तथा बिंदु B के बीच कुल विद्युत वाहक जो है बल यानी EMF जो है वो E डैश इज इक्वल टू E हो जाता है। इस तरह से आपके टीचर बताए होंगे। देन उसके बाद कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो समानार्थक यानी पैरेलल में जो है आप लगाएंगे उसको, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इज इक्वल टू डैश डैश n तक, यानी M/R आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि R डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 डैश इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, हाँ 1/M। R डैश इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/M। सो R डैश इज इक्वल टू R प्लस में R/M, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का है जो है यहाँ पर बन गया फार्मूला। इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर आपका बन के आ जाएगा क्या, L इज इक्वल टू
m इंटू ई अपॉन में m इंटू आर प्लस आर जो है आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को करेंगे, आपका यहाँ पे पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार जो है इसका PDF जो है डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और इसी तरह से अपने एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, आपका जो है आंसर फुल में फुल मिल जाएगा। 4 नंबर का है, 4 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए, तो ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा। PDF जो है मैं इसको डाल दूँगा चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी और उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी। चलिए 8 क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाइयों बहनों, 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं, यानी व्हाट क्राइटेरिया विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज लिविंग। कोई ऑब्जेक्ट जिंदा है उसका हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, सभी जीवित वस्तुओं सजीव कहलाती हैं। ये तो भाई सबको पता है कि जो भी सांस लेने वाली वस्तु है, जीवित वस्तु है, उसको हम लोग सजीव वस्तु कहते हैं। वे रूप, आकार, रंग आदि की दृष्टि के सामने भी होते हैं, यानी उनका रूप, आकार, रंग को देखकर भी हम बोलते हैं कि वो जीवित है। भिन्न भी पशु गति करते हैं, यानी अलग अलग जो है वो अपना गति करके बताते हैं, तो हम जान जाते हैं कि वो भाई जीवित है। बोलते हैं, हंसते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, और क्या वो सब चीज़ में हम समझ गए कि भाई वो जीवित व्यक्ति है। पेड़ पौधे बोलते तो नहीं हैं, भागते दौड़ते भी नहीं हैं, पर फिर भी वो सजीव है यानी जीवित है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली उसकी गतियाँ दिखाई नहीं देती, यानी हम लोग नॉर्मल देखेंगे तो उसका गति हमको दिखाई नहीं देता है, बट अगर हम एटॉमिक मतलब माइक्रोस्कोप से या फिर अणु यानी फिर एटम से अगर हम उसका देखें कि एटम को, तो उसका गति जो है न होने की अवस्था में वस्तु को निर्जीव माना जाता है। यानी उसका अणुआ गतियाँ अगर नहीं होता है, एटॉमिक में अगर कोई मूवमेंट नहीं होता है एटम्स में, तो हम समझते हैं कि वो वस्तु जो है वो निर्जीव है। ठीक है, यदि वस्तु में अणु यानी एटम जो है गति होती है तो हम उसको कहते हैं कि वो सजीव है। ये आप यहाँ पे उसका आंसर चिपका सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, अपने आंसर शीट बुक में क्या है आंसर कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, दे आर ऑल्सो सिमिलर इन अपीयरेंस, साइज, कलर, ये सारा इंग्लिश में है। एंड डिफरेंट एनिमल्स मूव्स, स्पीक, जो ब्रीथ है, सांस लेना, ईट, मल्टीप्लाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग। ट्रीज एंड प्लांट्स डू नॉट स्पीक, डू नॉट रन और रन, बट स्टिल दे आर अलाइव, बस हम लोग उसको भी बोलते हैं कि वो जिंदा है। देयर मूवमेंट्स ऑन ए फाइन स्केल आर नॉट विजिबल, उनका फाइन स्केल पर मूवमेंट तो हमको दिखाई नहीं देता है, बट लेकिन इफ़ देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स द ऑब्जेक्ट सेड टू बी नो लिविंग थिंग्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी अगर किसी अगर उसमें जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि वो जो वस्तु है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। और वहीं पर अगर उसका मूवमेंट हो जाता है, मोशन हो जाता है उस मॉलिक्यूल्स का, तो हम बोलते हैं कि वो एक एलाइव यानी जिंदा वस्तु है। बस आप उसका इस तरह से आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन है मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। अरे भाइयों, ये क्वेश्चन कल भी आया हुआ था, 2011 में पूछा गया था, 2012 में भी आ गया। तो इसका मैं आंसर जो है वो आप 2011 में वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बताया हुआ हूँ। दोबारा मैं क्या बताऊँ अब इसको। क्वेश्चन है हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। मैं पढ़ लेता हूँ ऐसे एक बार, ताकि आपको भी जो है वो समझ में आ जाए। पढ़ूँ तो उत्तर में है जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियाँ जो है ऊपर उठ जाती हैं और जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है। डायफ्राम जो हमारे हार्ट के नीचे होता है, साइड नीचे, एकदम नीचे जाएगा। इस कारण जो वसगुहिका बड़ी हो जाती है और वायु जो फुफ्फुस है के भीतर चली जाती है। हवा जो है वो फुफ्फुस के भीतर जो है वो चला जाता है। यह विस्तृत जो कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर जो वाहिका है का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। जो श्वास चक्र है के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तब फुफ्फुस वायु का अस्पष्ट आयतन रखते हैं।
इससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोशन के लिए, जो मोशन है उसके लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इस तरह से जो है आप उसको आंसर लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या है भाई, इंग्लिश में है कि व्हेन एन इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, आवर रिब्स राइज एंड डायफ्राम फ्लैटेड्स, ड्यू टू दिस द थ्योरिक कैविटी enlarge and air moves into the lungs. He brings to release in the wide alveoli. The blood of the alveolar blood vessels carries oxygen from the air to the cell of the body. The lungs holds the residual volume of air when air is out during the breathing cycle. This gives enough time for एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करना, छोड़ना, ये उस समय हमको टाइम मिल जाता है। ये है आपका पूरा चीज़ कहानी। 9 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट किए। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट्स द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में कल भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ था और 2012 में भी आपसे पूछ दिया। तो ये देखिए कितने आपसे जो है पूछा हुआ, यानी कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जस्ट 1 साल पहले का ही जो है क्वेश्चन से लड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना महत्व है। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे पौधे भूमि से जल और खनिज पदार्थ का अवशोषण करते हैं, लेते हैं। उनकी पत्तियां वायु कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सोखती हैं, यानी उनका जो पत्ती होता है पौधे का वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर सोखता है। इसके अलावा पत्तियां सूर्य के प्रकाश को भी अपने अंदर भाई ले लेता है, ठीक है, संश्लेषण करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्तियों का ऑक्सीजन मुक्त होकर वायुमंडल में मिल जाती हैं, ये तो भाई सबको पता है। परंतु जो श्वसन क्रिया है, क्रिया के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों से निकलकर वायुमंडल में आ जाता है। जब सांस जो है छोड़ना होता है या फिर लेना होता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल के और वायुमंडल में जो है वो आके मिल जाता है। बस आप वही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ इसका इंग्लिश में दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ, वीडियो रोक के आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए, 11 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके सामने है। 5 क्वेश्चन बाद हम लोग अपने क्लास को बंद करेंगे और आपका 2012 का भी जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो। 11 क्वेश्चन कहता है क्या, नेफ्रॉन का जो है आपसे चित्र बनाने के लिए आया था 2012 में। कुछ नहीं, ड्रॉ करना था नेफ्रॉन का चित्र। तो ये रहा आपके सामने नेफ्रॉन का चित्र। आप इस तरह से इसको बना के अपने बुक में कॉपी में दिखा देंगे, यानी इस तरह का चित्र भी आपके एग्ज़ाम में पूछता है। ये बताने का मेरा जो है वो मतलब था। ठीक है, तो इस तरह का चित्र अपने बुक में बना लीजिएगा। पेंसिल से ही बनाइएगा, पेन से नहीं, क्योंकि पेन से जो है इतना साफ़ सुथरा नहीं बनेगा, क्योंकि बार बार मिटकाना भी होता है। तो आप इस तरह का चित्र जो है पेंसिल से ही बनाइएगा। चलिए, बाकी उसके बाद उसमें कुछ 2-3 वर्ड ऐसे खाली मत बना के जाइएगा इस तरह से। इसमें कुछ 2-3 वर्ड भी लिख दीजिएगा कि किसको क्या कहते हैं, 2-3, ज़्यादा नहीं। इसमें से जैसे 2-3 वर्ड कुछ लिख दीजिएगा। जैसे क्या लिख दीजिएगा, जैसे कुछ भी 2-3 वर्ड, जैसे कि इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी से ही फोटो उठाया हुआ है। इस चीज़ को हम लोग ब्रांच ऑफ द रेनल आर्टरी बोलते हैं, ब्रांच ऑफ द रेनल वेन बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। बस इतना भी लिख दीजिएगा तो काम हो गया, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सबका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स का, आप वहाँ पे भी जुड़िएगा, बहुत सारे मटेरियल्स मिलते रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचेंगे, उसके बाद धमाल मचा देंगे भाई। आज इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन में धमाल मचाना है बिहार बोर्ड वालों। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का संचरण सूत्र लिखिए। जो है आपका पहला डाइक्लोरीन मीथेन का, दूसरा है इथेन का, तीसरा है इथेनोइक अम्ल का, और चौथा है फॉर्मल्डिहाइड का, एंड फिफ्थ है प्रोपेन का। इस तरह से इन 5 का जो है वो आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना है कार्बनिक यौगिक में।
सो काफ़ी अच्छा इजी है। यानी इंग्लिश में देखें तो राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला है डाइक्लोरोमीथेन, दूसरा है आपका इथेनोइक एसिड, तीसरा है आपका इथेन, और चौथा है आपका फॉर्मल्डिहाइड, और पांचवा है आपका प्रोपेन। तीसरा आपका इथेन ही है ना, देख ले थोड़ा, तीसरा इथेन, हाँ तीसरा इथेन ही है। तो चलिए देख लेते हैं। बस ये रहा आपका, पहला है आपका डाइक्लोरोमीथेन। तो देखिए इसको बनाने का क्या मतलब है, कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो, क्या, डाई, तोड़ के पढ़िए, क्लोरो, डाइक्लोरो। डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो, क्लोरो को हम लोग बोलते हैं क्लोरीन यानी Cl, यानी दूसरे नंबर पे क्लोरीन है। और उसके बाद क्या है, मीथेन। अब मीथेन का भाई फार्मूला में कार्बन कितना होता है, मीथेन के फार्मूला में कार्बन कितना होता है भाइयों, तो मीथेन का फार्मूला में कार्बन, मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ अब यहाँ पे। मीथेन के फार्मूला में कार्बन आपका एक ही होता है, एक ही कार्बन होता है। अब एक कार्बन पे 4 बॉन्ड बनते हैं, इस तरह से आपको पता है 4 बॉन्ड बनते हैं। अब आपको दूसरे नंबर पे क्लोरीन बोला है, डाइक्लोरो का मतलब होता है 2 क्लोरीन, डाइक्लोरो, वहाँ पे नंबर नहीं है ना। डाइक्लोरो का मतलब होता है 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन है तो आप किसी भी 2 बॉन्ड में 2 क्लोरीन लगा दीजिए, इस तरह से 2 क्लोरीन लगा दीजिए। उसके बाद और तो कुछ बचा ही नहीं, तो बचा हुआ जगह पर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो आपका ये बन गया पहला डाइक्लोरोमीथेन का, ठीक है। और ये रहा आपका यहाँ सामने स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला आपसे पूछा क्या है, दूसरा वाला आपसे पूछा है क्या है, इथानोइक अम्ल, अच्छा इथेनोइक, ओइक किस में आता है, ओइक, तो क्या होता है, जल्दी बताइए, क्या ओइक किस में आएगा, यस कार्बोक्सिलिक। ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। कार्बोक्सिलिक में ओइक आता है, ठीक है। इथानोइक, कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक का COOH होता है, COOH कार्बोक्सिलिक का, इस तरह से। और इसका स्ट्रक्चर में देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना है COOH का। बस उसके बाद खत्म। इथानोइक यानी इथेन है, इथेन में 2 कार्बन होता है, तो इस तरह से ये 2 कार्बन आ गया। अब 2 कार्बन में यहाँ पे जो भी इसका कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो इस तरह से H जहाँ जहाँ पे बॉन्ड बच गया H लगा दीजिए, और बाकी एक से जोड़ दीजिए इथेनोइक को, तो आपका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गया इथेनोइक अम्ल का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है इथेन। तो ये तो है सबको पता है, इथेन में 2 कार्बन होता है, तो इस तरह से 2 कार्बन लिखेंगे, बाकी 4 बॉन्ड होता है हर कार्बन का। तो इस कार्बन का भी यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड, और उसके बाद इस कार्बन का भी देखिए तो 4 बॉन्ड, तो दोनों का 4 बॉन्ड है। अब बचा हुआ जगह पर जो है और कुछ लगाना नहीं है, क्योंकि इथेन ही सिर्फ बोला है, तो बस बचा हुआ जगह पे मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ दीजिए, इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बस यही आपका स्ट्रक्चर बन गया। ये आपका थर्ड वाला हो गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड का पूछा है। फॉर्मल्डिहाइड का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, HCHO, HCOH या फिर HCHO भी बोल सकते हैं। तो HCOH भी बोल सकते हैं या फिर HCHO भी बोल सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए भाई, फॉर्मल्डिहाइड का। ये सब स्ट्रक्चर यार याद रखा करो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मल्डिहाइड का भी हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल नहीं है। ऑक्सीजन के जो है वो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये भी आपका हो गया यहाँ पर। एंड देन उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो कि लास्ट है इसमें का, क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन आपसे पूछा है, प्रोपेन का। प्रोप मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन, 3 कार्बन हो जाएगा। उसके बाद एन है यानी सिंगल बॉन्ड सब पे लग जाएगा। सब कार्बन पे पहले 4 बॉन्ड तो लगा लीजिए। तो देखिए सबका 4 बॉन्ड हो गया। अब कुछ नहीं है तो सब पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो यही आपका प्रोपेन है। तो इस तरह से आप जो है कार्बोनिक का जो है वो स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं। चलिए, तो बाकी इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो वो आपका 12वां भी खत्म हो गया। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी देख लो। 13 क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्रिया विद्युत का चालन करता है, यानी वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वस सोल्यूशन है, किसी भी एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन है, वो इलेक्ट्रिसिटी को ही क्यों कंडक्ट करता है भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो
आंसर में भी आप बहुत आसान से बता सकते हैं क्या कि एसिड के जलीय घोल बिजली का संचलन करते हैं क्योंकि एसिड के घोल में H+ आयन होता है। आयनों और इन आयनों की गति समाधान के माध्यम से विद्युत प्रवाह का प्रभाव में मदद करती है। अंततः अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। क्या मतलब है, समझ गए? तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि H+ आयन उसमें होता है और H+ आयन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, मूवमेंट डालेगा, तो उसमें और आयन प्रेजेंट होंगे और आयन का मूवमेंट से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसलिए एक्वा सॉल्यूशन जो है एसिड का, किसी भी एसिड का एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, द एक्वा सोल्यूशन ऑफ द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द एसिड सोल्यूशन हैव H+ आयन एंड द मूवमेंट ऑफ दिस आयन हेल्प्स फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट थ्रू द सोल्यूशन। आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। सो हेंस एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। खत्म कहानी। 13 क्वेश्चन भी हो गया, उसके बाद और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस आपका काम खत्म, ठीक है। तो भाइयों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, यानी कि और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इससे पहले यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, समझ गए? चलिए सो आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पर। और 14 क्वेश्चन क्या कहता है, जिंक को आयरन, ध्यान से क्या है, 1 सेकंड रुकिएगा। एक सेकेंड फ्रेंड रुकिएगा प्लीज़। चलिए सो जिंक को आ जाते हैं, वो थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया। जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने से जो क्रिया होता है यानी रिएक्शन होता है, उस होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को बताना है। सो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट हैपन व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन। तो कुछ नहीं है, ये तो इजी है यार। ये रहा केमिकल रिएक्शन आपके सामने। जब जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो जिंक आयरन सल्फेट के घोल के से आयरन को विस्थापित कर देता है। जैसे Zn को FeSO4 के सोल्यूशन में डालिएगा तो ये तो यार सिंपल सा है ना। क्या करेगा, जिंक जो है वो आयरन को मार के भगाएगा, भाग यहाँ से, भागता है कि नहीं। जिंक को मार के, आयरन को मार के भगा दिया जिंक, और जिंक उसका जगह लूट लेगा ZnSO4। बेचारा Fe रोता हुआ रोता हुआ चेहरा बना के, रोता हुआ चेहरा बना के, ये तो हंस रहा है ना, इसको रुला दिया जाए इस तरह से, ये इस तरह से रोता हुआ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे अब इसका इंग्लिश मीनिंग दिया है, आप लोग देख सकते हैं भाइयों मेरे बहनों मेरे प्यारे, ठीक है। सो 15 क्वेश्चन है, समनातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ बताना है, यानी होमोजीनियस रेंज, अच्छा सीरीज, हाँ होमोजीनियस सीरीज या रेंज, राइट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी जो है वो उसका बताना है। सो होमोजीनियस सीरीज आपसे पूछा है क्या होता है, तो यार ये सब क्या है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन और एक ही प्रकार का प्रकार्यक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसी को हम लोग होमोजीनियस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी कहते हैं। समझ गया? यानी कि ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेसेस बाय द हाइड्रोजन इन ए कार्बन चैन इज कॉल्ड होमोजीनियस सीरीज। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये CnH2n+1 के साथ हम लोग OH लगा देते हैं, ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। अब उस 1 पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी आप रख लीजिए, तो वो आप अगर हम लगा देते हैं, तो अगर हम 1 लगाते हैं इनके जगह पर तो मिथेनॉल बन जाएगा।
2 लगाइएगा तो इथेनॉल बन जाएगा, 3 लगाइएगा तो प्रोपेनॉल बन जाएगा, और 4 लगाइएगा तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो सीरीज बन रहा है, जो लगातार सीरीज बन रहा है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो इस सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस सीरीज, जिसका कि फार्मूला सबका यहाँ पे दिया हुआ है। मिथेनॉल CH3OH और इथेनॉल C2H5OH, जो प्रोपेनॉल है C3H7OH, और आपका ब्यूटेनॉल जो है C4H9OH। इस तरह से आपका यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया पूरा बढ़िया तरीके से। तो आप लोग यार पढ़ाई करते रहें इसी तरह से, हमें जो है फॉलो करते रहें इसी तरह से। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब यार पक्का करो एडुफेस चैनल को, इतना मेहनत जो है किया जा रहा है आपके ऊपर, तो आप लोग लाइक प्लीज़ कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए बाकी ये देखिए इस शेड्यूल के हिसाब से हम लोगों ने जो है 4 बजे आपका आ चुका, क्या चीज़ 4 बजे आपका CBSE, सॉरी 4 बजे आपका बिहार बोर्ड, यानी अभी जो ये क्लास चल रहा है 4 बजे वाला, इसमें क्लास 10 का आपका हो चुका। ठीक है, अब आपका 7 बजे संस्कृत मिलने वाला है, आज संडे है तो संस्कृत भी आपको CBSE का मिल जाएगा। CBSE वाले आप लोग तैयार रहिएगा 7 बजे। चलिए बाकी बिहार बोर्ड वाले आपका भी संस्कृत हम लोग स्टार्ट करेंगे, घबराइए नहीं, आपको टाइम से पहले सारा चीज़ मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यार लाइक करके जाना है, ऐसी मत भाग जाना है दोस्तों। ठीक है, लाइक ज़रूर करो। चलो बाय बाय, जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।